गुड मॉर्निंग। पुनः आपके पास सेट नंबर 13 को लेकर हाजिर हूँ। कल हमने सेट नंबर 12 का डिस्कशन किया। आज सेट नंबर 13 प्रारंभ कर रहा हूँ और प्रत्येक पिछले सेट्स की तरह ही हमारी पहली शुरुआत इंग्लिश डिस्कशन से होती है, बाद में फिर हमारी हिंदी की डिस्कशन प्रारंभ होती है। तो चले आज का पहला डिस्कशन हम और आप स्टार्ट करें। तो आज का क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का, और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अर्थात जो इंग्लिश में दिया गया है उसका सही हिंदी ट्रांसलेशन इनमें से कौन है। आप देख रहे होंगे कि इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ विलेजेज। सही ट्रांसलेशन होना चाहिए भारत गांवों का देश है। इसलिए जो सही ट्रांसलेशन है या सही उत्तर है वो विकल्प नंबर है बी। प्रश्न आसान था। अगला प्रश्न की ओर अब हम चले। आज का जो दूसरा प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न आप देखें। इस प्रश्न में आपसे डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सबसे पहले जब इनडायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस को बदलें तो दो बातों को ध्यान में रख लें। एक, आप देख रहे होंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें वर्क हार्ड यानी अधिक मेहनत करने की सलाह दी जा रही है, बात कही जा रही है। इसलिए हम और आप सभी जानते हैं कि जब किसी को सलाह देना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को एडवाइज्ड में बदल देना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि एडवाइज्ड शब्द ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एडवाइज टू मी, एडवाइज टू हिम कहना गलत है। एडवाइज्ड हिम के बाद टू लगाएं, यानी एडवाइज्ड के बाद ऑब्जेक्ट रख करके टू लगाएं चलेगा, लेकिन एडवाइज्ड के बाद टू लगा करके ऑब्जेक्ट रखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे पास दो विकल्प में एडवाइज्ड है, लेकिन हम आप नियम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन यथावत रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं करते। जो भी प्रोनाउन में बदलाव होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में होता है। इसलिए विकल्प नंबर ए इसमें गलत हो जाएगा और सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। अगला प्रश्न की ओर अब चले। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 8, चूज द बेस्ट सफिक्स। आपको सफिक्स चुनना है, प्रत्यय चुनना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा सफिक्स रखना है जिसको रखने के बाद जो हमारा शब्द है वो सार्थक हो जाए या जो सेंटेंस है वो पूरा कंप्लीट अर्थ दे, सही अर्थ दे। वेयर आर योर बैग एंड बैगेज। आप समझ लें कि ये जो प्रश्न है एक इडियम पर आधारित है, एक मुहावरा पर आधारित है और बड़ा कॉमन है। कॉमन टर्म को हम बोलते हैं लिंगुआ फ्रैंका, यानी एक एक आदमी के जुबान पर होता है। हमने सुना होगा, कई बार बोला होगा, बैग एंड बैगेज, बोलिया बिस्तर। तो इसमें जो सही है वो आपका विकल्प नंबर है ए, और सही हो जाएगा बैग एंड बैगेज। वेयर आर योर बैग एंड बैगेज, आपकी बोलिया बिस्तर कहाँ पर है, आपका सामान कहाँ पर है। तो 8 का जो सही विकल्प है वो विकल्प है ए। अगला प्रश्न आप देख लें। अगला प्रश्न में हम ये थोड़ी कठिन प्रवृत्ति की है, लेकिन आप बड़ी आसानी से कुछ संकेत के आधार पर सवाल को हल कर सकते हैं। हमने पिछले कई क्लासों में आपके सामने एक सलाह रखा था कि जब भी फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न बनाएं तो आप आगे और पीछे के शब्दों को ध्यान में रखें, आप संकेत को चुनें। इसमें जो सीडेड वर्ड है और इसमें जो फाइनली वर्ड है और आर्मी वर्ड को एक ध्यान में रख लें, फाइनली को रख लें। फाइनली का मतलब हम आप जानते हैं अंततः, और इस जगह आर्मी है। आर्मी या तो आगे बढ़ेगी, आर्मी या तो पीछे हटेगी, यानी सेना या तो आगे बढ़ेगी या सेना या तो पीछे हटेगी। लेकिन जो फाइनली वर्ड है अंततः है, तो अंततः हम आप आगे नहीं हटते बल्कि अंततः हम आप पीछे ही हटते हैं। इसलिए जो सही होना चाहिए वो सही विकल्प होना चाहिए री। और अब ये सेंटेंस हो जाएगा रीसीडेड,
यानी अंततः सेना पीछे हटी, यानी रिसीड, पीछे हटना। तो सही विकल्प है आपके पास विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न हम आप ले लें, नंबर 10। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चुनना है कि 4 विकल्प में से कौन सा ऐसा है जिसकी स्पेलिंग सही है। तो हम आप एक बार जांच लें। हम आप जानते हैं कि नेसेसरी, आवश्यक, उसका जो सही स्पेलिंग है वो सही स्पेलिंग है NECESSARY, अर्थात विकल्प नंबर ए। तो 10 का सही आंसर होगा विकल्प ए। करेक्ट स्पेलिंग चुनना था, बाकी 3 का स्पेलिंग इनकरेक्ट है। हमारा जो सही स्पेलिंग था वो आपके सामने रखा। अब अगला प्रश्न आप देख लें, 96। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। और वो जो इडियम्स है उस इडियम को अंडरलाइन कर लें ताकि आपको ये दिख जाए। ये इडियम्स है काउच पोटैटो, बड़ा कॉमन इडियम है और हम और आप हिंदी में बहुत प्रयोग करते हैं। जो भी व्यक्ति, आपने देखा होगा, टीवी का कीड़ा होता है, जो भी व्यक्ति टीवी बहुत देखते हैं, टेलीविज़न बहुत देखते हैं, उन्हें बोला जाता है काउच पोटैटो। हिंदी बोलेंगे तो हिंदी हो जाएगा टीवी का कीड़ा, टेलीविज़न का कीड़ा। और इसलिए काउच पोटैटो का सही अर्थ होगा ए पर्सन हु वॉचेज टू मच टेलीविज़न, वह व्यक्ति जो काफ़ी अधिक या अत्यधिक टेलीविज़न देखता हो। तो आंसर अब आपके सामने स्पष्ट हो गया, हिंदी भी आप समझ गए। काउच पोटैटो, टीवी का कीड़ा, टेलीविज़न का कीड़ा, यानी टेलीविज़न को अधिक देखने वाला, टेलीविज़न से चिपका हुआ रहने वाला। अगले प्रश्न की ओर चलें। तो एक इडियम का मीनिंग आपने सीख लिया और ऐसा इडियम जो आपके दिनचर्या में कई बार प्रयोग भी होगा। तो अगला है आपके पास, इस जगह जो प्रश्न है उसमें लिखा हो ही डाइड कैंसर। आप में से सभी को ये कंसेप्ट मालूम होगा या जानकारी होगा कि डाइट या डाई के साथ 2 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक प्रीपोजिशन हम आप यूज़ करते हैं फ्रॉम भी और एक प्रीपोजिशन हम आप यूज़ करते हैं ऑफ भी। फ्रॉम का प्रयोग तब करते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु या मौत बीमारी से न होकर के कोई दूसरे चीज़ से हो। जैसे हिंदी बोलें कि वह अधिक खाते खाते मर गया, तो हम आप अंग्रेजी बोलते हैं ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। फ्रॉम ओवर ईटिंग हमने इसलिए कहा कि ओवर ईटिंग कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी कारणवश उस व्यक्ति ने ज़्यादा खाया और उसकी मौत हो गई, इसलिए हमने फ्रॉम यूज किया। लेकिन जैसे ही कोई बीमारी से आप मौत दर्शाएंगे तो आप बोलेंगे ऑफ। इसलिए हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं इस जगह कि डाइड फ्रॉम समथिंग, यानी बिना बीमारी का मर जाए तो वो डाइड फ्रॉम है। और डाई के बाद जब ऑफ लगाएंगे तो इस जगह आपको बोलना पड़ेगा इलनेस, बीमारी से मौत तो ऑफ, बिना बीमारी से मौत तो फ्रॉम। आप देख रहे होंगे कि इस स्थान पर कैंसर है यानी बीमारी है, इसलिए हमारा सही विकल्प है 97 का सी, डाइड ऑफ कैंसर। अगला प्रश्न अब आपके पास ले, कंसेप्ट भी आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 98। 3 persons were witness दैट इवेंट। लेखक कहना चाह रहा है कि 3 व्यक्ति ने इस घटना को देखा या इस घटना के 3 व्यक्ति साक्ष्य हैं, गवाह हैं। गवाह थे, हैं नहीं थे, 3 लोग इस घटना के गवाह थे या 3 लोगों ने इस घटना को देखा। एक जानकारी अब आप याद रख लेंगे कि विटनेस हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, कि विटनेस के साथ आपको सिर्फ टू का ही प्रयोग करना है। विटनेस टू समथिंग, विटनेस टू दैट इवेंट या विटनेस टू दैट क्राइम, किसी भी चीज़ का साक्ष्य या किसी भी चीज़ का गवाह हम आप बनते हैं तो उसके लिए टू का ही प्रयोग विटनेस के साथ होगा। एविडेंस शब्द का प्रयोग हो तो एविडेंस ऑफ समथिंग हम आप बोल सकते हैं, लेकिन विटनेस टू समथिंग बोलना अच्छा होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो विकल्प है ए। अब अगला प्रश्न हम आप देख लें। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है
99। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन है, आप वहाँ कितनी देर रहेंगे? तो अब आप कितनी देर रहेंगे उसके लिए आपको लेना है। तो हम आप देख रहे होंगे कि कितनी देर के लिए हमको यूज़ करना है हाउ लॉन्ग, इसलिए हाउ मच मात्रा बताने वाला एलिमिनेट हो जाएगा। हाउ मोर ये गलत एक्सप्रेशन है। कितनी देर तो हमको बोलना है उसका हिंदी हाउ लॉन्ग। चूँकि प्रश्न इंट्रोगेटिव है, प्रश्न के अंत में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए विकल्प नंबर सी गलत आंसर होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब है, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में होना चाहिए। इसलिए सही विकल्प है 99 का बी, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। दोबारा ध्यान में रख लें, मच मात्रा बताने के लिए है और यह गलत एक्सप्रेशन था। हाउ मोर ये गलत है क्योंकि वो संख्या बताता, हमें देरी बताना था जिसके लिए हिंदी लेना था हाउ लॉन्ग। कितनी देर हाउ लॉन्ग, कितने के लिए लिया हाउ और देर के लिए लॉन्ग लिया कितनी देर। और अब था कि हमारा बी और सी में से चुनाव करना था। प्रश्न इंट्रोगेटिव था, सी सेंटेंस में केवल इंट्रोगेटिव का चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन वास्तव में इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमारा सही विकल्प है बी। अगला प्रश्न हम आप देखें। अब अगले प्रश्न की ओर चले और अगला प्रश्न है आपका ये 100 नंबर। चूज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म। सही पैसिव आपको चुनना है। समवन स्टोल माई वॉच। सबसे पहले छोटा चीज़ हम आप जान लें, स्टोल बराबर वर्ब का सेकंड फॉर्म, और इसका जब पैसिव हम आप बनाएंगे तो ये सेकंड फॉर्म वाज वर्ब प्लस V3 में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपके पास मात्र एक ही विकल्प है जिसमें वाज प्लस V3 रखा हुआ है, इसलिए जो सही आंसर है वो आंसर है आपका ए। तो ये हमारा इंग्लिश का आज का प्रश्न था और आज का डिस्कशन था। आशा है आपने कई बातों को सीखा होगा और सीखने के बाद आप इसका नोट बना लें ताकि भविष्य में भी आगे एग्ज़ाम में भी आपके लिए मील का पत्थर साबित हो। तो अब हम चलेंगे अपने अगले पड़ाव की ओर, हिंदी की ओर। तो ये अब हिंदी का पहला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16। आकलन शब्द का विलोम आपको बताना है। आकलन अगर अंग्रेजी बोलें तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा एस्टिमेशन, अनुमान। आकलन और अनुमान, इसका उल्टा बताना है तो उल्टा हो जाएगा समाकलन, जो सभी को समाहित करने वाला। विकलन वर्ड होता है खास करके जब हम आप किसी का नाम किसी डेबिट और क्रेडिट में जब जोड़ते हैं, उसके लिए विकलन प्रयोग होता है। संकलन इकट्ठा करना, और प्राकलन एक हिसाब से आकलन का ही समानार्थी है, यानी प्राकलन और आकलन दोनों का लगभग मतलब हो जाएगा अनुमान, एस्टिमेशन अंग्रेजी का शब्द। तो सही इसका विलोम है समाकलन, यानी 16 का सही आंसर है सी। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 17 नंबर। जो काल से परे हो उसको हम आप सही में बोलते हैं कालातीत, यानी काल प्लस अतीत, काल के बाहर काल से परे। कालांतर जब बोलेंगे तो कालांतर बोलते हैं बाद में। मध्यांतर मध्य में, बीच में, और अवांतर का मतलब ही होता है मध्यवर्ती, बीच वाला। अवांतर मध्यवर्ती, मध्यांतर बीच में, कालांतर बाद में, और कालातीत जो काल से परे हो। अब अगला प्रश्न अब हम आप देख ले। आज का जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न है ये। भारत है भावना, दाह जगजीवन का हरने की, यह पंक्ति किनकी है, यह आपको बताना है। तो आपको ये जानकारी दे दें कि ये जो पंक्ति लिया गया वो राष्ट्र कवि दिनकर जी की है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आंसर है ए। आप प्रश्न को देखने के बाद जिस प्रश्न में देशभक्ति की भावना जगे, जिस वाक्य में खास करके आप देश के बारे में जानकारी
दिया गया हो या रखा गया हो, तो ज़्यादातर उम्मीद है कि यह पंक्ति राष्ट्र कवि दिनकर जी की ही है और इसलिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई। इसलिए इसका सही आंसर है आपका ए, कि यह राष्ट्र कवि दिनकर की उपाधि है। इस प्रश्न में एक मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, जिसे हम आप सुधार लें, आप भी सुधार लें। इसमें पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत का स्वर्गवास कब हुआ। ये जानकारी आपको है, दोनों जानकारी आपको दे दें कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इनका स्वर्गवास 1977 ईस्वी में हुआ। इसलिए इस जगह पर जो विकल्प है 70, इसको आप 70 चेंज करके आप इसे कर लें 1977, यानी सही आंसर सी मान लें और 70 को आप चेंज कर दें। अब अगला प्रश्न हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख लें। कविता कौमुदी के कवि हैं, ये याद रख लेंगे, महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए भी है। कविता कौमुदी के लेखक हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प है आपका डी, विकल्प है 4। अगला प्रश्न देख लें। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं। एक बात फिर याद दिला दें कि डिस्कशन के दौरान जितने लेखक के बारे में परिचय आपको दिए जा रहे हैं, जितने लेखक की पंक्तियां उद्धृत की गई है, उसे याद रखें। पूरा विश्वास है कि यह आपके एग्जाम में सीधा का सीधा आ जाए, प्रश्न पूछा जाए। संस्कृति के 4 अध्याय भी राष्ट्र कवि दिनकर जी द्वारा रचित है या राष्ट्र कवि दिनकर जी के द्वारा लिखित है, इसलिए पुनः एक बार सही जो होगा वो विकल्प होगा ए। नेहरू जी ने कई किताब लिखा है, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। गांधी जी का भी आपने ऑटोबायोग्राफी पढ़ा होगा। और सरोजिनी नायडू का इंग्लिश का किताब जो हमने पढ़ा है वो इंग्लिश की किताब थी, सेप्टेड फ्लूट, इनकी किताब। तो सही आंसर आपका 76 में हो गया ए। अब अगला प्रश्न है। पंत की काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ। तो ये जानकारी आप ले लें। उच्छ्वास जो हम आप गहरी सांस लेते हैं, इनका टाइटल है किताब का, पंत जी की किताब है। और पंत जी की जो उच्छ्वास है वो प्रकाशित हुई थी 1920 में, इसलिए जो सही आंसर है वो आंसर है 1920। अगला प्रश्न हम आप देख लें। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 19 की, जिन पंत जी के बारे में पहले चर्चा किया उन्हीं की है कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए या चितंबरा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो ये जानकारी फिर एक बार हासिल कर लें कि सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न हम आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछा है कि महेती में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। आप देख रहे होंगे महेती, अंतिम शब्द है ई, और ई मूलतः दीर्घ संधि में आता है, लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दीर्घ संधि भी गुण संधि के अंतर्गत आता है। इसलिए महेती शब्द में वास्तव में जो प्रयुक्त संधि है वो संधि है गुण संधि। अब आपके पास आज का जो अंतिम प्रश्न है वो ये है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है। सही संधि विच्छेद। आप जानते होंगे कि इसे जब 2 भागों में बांटेंगे तो सही संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस आचार, इसलिए बोलेंगे कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद बी है। तो ये आज की हमारी जो डिस्कशन हुई,
धीरे धीरे मैं इस डिस्कशन को और टाइम लेकर के और विस्तार में चर्चा करूंगा। और ख़ास करके कई लोगों का कमेंट आता है कि मेरी हिंदी ख़राब है, तो मैं ख़ास करके हिंदी में विशेष चर्चा करूंगा और उसमें भी ग्रामर सेक्शन में विशेष जानकारी आपको प्रदान करूंगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।